हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्टिक हॉरर मूवी को जिसका नाम है हियर अलोन। तो इस मूवी में एक महिला काफ़ी दिनों से एक ही जगह पर रहकर ज़ॉम्बी से बचते हुए खुद को जिंदा रख रही है, मगर वो यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती, भले यहाँ पर कितना भी खतरा क्यों ना हो। अब ऐसा क्यों है और क्या रीज़न है इसके पीछे, और क्या वो ज़ॉम्बीज़ से खुद को बचा पाएगी, चलिए जानने के लिए इस मूवी के अंदर। तो मूवी की शुरुआत में हम घने जंगल में एन नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसने अपने शरीर पर जानवरों का मल लगाया होता है। असल में कुछ वक्त पहले किसी अनजान वायरस की वजह से आधी दुनिया खत्म हो चुकी है और इस वायरस ने इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में बदल दिया है, जो कि बचे हुए इंसानों के खून के प्यासे हो गए हैं। इसी कारण एन जंगल में रह रही है दोस्तों। एन के पास एक कार भी है जिसमें वो यहाँ तक आई थी। गाड़ी में ही वो सोती है और खाना भी इकट्ठा करती है। एन के पास कैंड फूड पड़ा होता है। एन के परिवार की बात करें तो वो अपने पति जैसन के साथ रहती थी और उन दोनों की एक बेटी भी थी जिसकी उम्र की बात करें तो कुछ दिन या महीने की होगी। और जब ये वायरस फैला तो उसने अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए घर को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी बच्ची को कुछ भी हो। इसलिए जैसन जंगल का रुख करता है, क्योंकि उसे जंगल में कैसे सरवाइव करना है ये बहुत अच्छे तरीके से आता था। असल में जैसन अक्सर कैंपिंग पर जाता रहता था, इसलिए उसको जंगल की अच्छी नॉलेज भी थी। साथ ही इनका घर भी जंगल से बस 4-5 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब जैसन एन को बताता है कि हमें कैसे सरवाइव करना है, क्या खाना है, वगैरह वगैरह। इनके पास कुछ ही दिनों की सप्लाई होती है, क्योंकि इनको जल्दी में घर छोड़ना पड़ा था। हर तरफ बस मौत का मंजर था। फिर जैसन एन को निशाना लगाना भी सिखाता है ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो काम आ सके। उसके मन में ये डर भी होता है कि अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो उनकी बच्ची की सुरक्षा के लिए एन को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसी तरह एक दिन ये होता है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है और जैसन पास के घर से दवाइयाँ और कुछ खाने की चीज़ें लेने के लिए जाता है। मगर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रात में भी वो वापस नहीं आता, और जब जैसन नहीं आता तो एन खुद वहाँ जाने का फैसला करती है। वो अपनी बच्ची को कार में लॉक कर देती है और खुद निकल जाती है जैसन की तलाश में। इस दौरान रास्ते में उसको जैसन की लाश मिलती है, जिसके हाथों में दवा और कैंड फूड होता है। रोते हुए एन सारी चीज़ें लेकर वापस आ जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब सब कुछ खत्म हो चुका था, इसलिए एन को जैसन की तरह खाने का इंतज़ाम करने जाना पड़ेगा। इसी वजह से वो अपनी बेटी को कार में छोड़कर निकल गई सामान इकट्ठा करने के लिए। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। एन ने जो कुछ भी जैसन से सीखा था उसे वो अप्लाई कर रही होती है। उसने अपने पास बाल्टी में खुद का मूत्र जमा किया होता है, साथ ही ज़ॉम्बीज़ को उसकी महक ना मिले, इसलिए उसने खुद के शरीर पर लगाने के लिए काफ़ी सारा मल जो कि जानवरों का था उसे इकट्ठा किया होता है। इसके साथ उसने छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप भी लगाए होते हैं। साथ ही वो खाने के लिए कुछ बेरीज लेकर आ जाती है और शायद वो बेरीज बहुत जहरीली होती है, जिस कारण उसको खाने के कुछ देर के बाद ही एन को उल्टी आ जाती है। वॉमिट करने के बाद उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। एन वहीं पर लेट जाती है, जिससे उसकी आंखों में हम आंसू निकलते हुए देखते हैं और इससे ये साफ पता चलता है कि अब वो इन सब से थक चुकी है। मतलब ये सारी चीज़ें करते करते साथ ही एन बिल्कुल अकेली भी हो गई थी। उसके पास बस एक पुराना रेडियो होता है जिसमें हमेशा फ्रेंच ब्रॉडकास्ट चलता रहता है, लेकिन ये चीज़ उसके समझ में नहीं आती क्योंकि उसे फ्रेंच नहीं आती। उनके पास एक म्यूज़िक फ़ोन भी होता है। इसको देखकर वो अपनी बेटी को याद करती है, लेकिन उसकी बेटी के साथ क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अब आगे जब अगले दिन एन अपने लगाए ट्रैप में देखती है तो उसमें कोई भी जानवर नहीं फंसा था। ये देखकर एन बहुत ही सैड और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब उसके पास सिर्फ 2 दिन का खाना बचा होता है, इसलिए उसको ना चाहते हुए भी खाने का इंतज़ाम करना होगा, तो किसी के घर में जाना पड़ेगा। और साथ ही वो खून की बोतल भी टांग देती है ताकि ज़ॉम्बीज़ को वो इस तरफ कर पाए
और खुद पीछे के रास्ते से घर में जाकर खाना और बाकी चीज़ें लेकर बाहर आ जाए। एन बिल्कुल ठीक ऐसा ही करते हुए घर के अंदर जाती है, जहाँ पर काफ़ी सारा कैंड फूड होता है जिन्हें वो अपने बैग में डाल भी लेती है। मगर होता ये है कि घर से निकलते वक्त उसके पैरों से लगकर डस्टबिन गिर जाता है। अब इसकी आवाज़ जो निकलती है उससे ज़ॉम्बीज़ एन के पीछे पड़ जाते हैं। वो जल्दी से वहाँ से भागती है। जिस दौरान जब वो फेंस के नीचे से निकलने की कोशिश करती है तो उससे एन के पेट में घाव लग जाता है। खून और गिरने लगता है और ये चीज़ उसके पीछे और ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करती है। इसी भागदौड़ में एन के बैग से काफ़ी सारे कैंड फूड रास्ते में गिर जाते हैं। वो जल्दी से अपनी गाड़ी के पास आकर अपने यूरिन से भरी बाल्टी को खुद के ऊपर डाल लेती है, जिससे ज़ॉम्बीज़ को उसकी महक ना आए। फिर वो जल्दी से अपनी कार के अंदर जाकर बैठ जाती है सेफली। एन के पास अब सिर्फ 4 कैंड फूड्स थे, इसलिए अगली सुबह वो सबसे पहले उन्हीं कैंस को रास्ते से उठाने जाती है, जो कि उसको मिलते भी हैं। उन्हें बैग में भरने के बाद वो जल्दी से वापस आ रही होती है। तभी उसकी नज़र एक घायल आदमी और उसकी बेटी पर पड़ती है, जिनमें से लड़की का नाम ओलिविया और आदमी का नाम क्रिस होता है। क्रिस के सर पर चोट होती है, जिस कारण वो बेहोश हो जाता है। अब पहले तो एन इन्हें खतरे की तरह देखती है कि कहीं ये उसे मार न डाले। उसे ये लग रहा होता है कि ये दोनों इन्फेक्टेड हो सकते हैं, मगर दोनों बिल्कुल सही थे। इसलिए एन क्रिस को अपने कैंप में लेकर आती है। उसकी मरहम पट्टी अच्छे से करती है, हालांकि वो अभी भी बेहोश होता है। तभी ओलिविया बताती है कि क्रिस मेरे स्टेप डैड हैं। उन्होंने हाल ही में मेरी मॉम से शादी की थी, पर फिर ये सब कुछ हो गया। ये वायरस फैल गया। असल में हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ पर सब सही होगा। अन ओलिविया के साथ इस फ्रेंच ब्रॉडकास्ट को सुनती है, पर ओलिविया को भी फ्रेंच नहीं आती, इसलिए उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद एन ओलिविया से कार में आकर सोने के लिए कहती है, लेकिन ओलिविया कहती है कि मैं क्रिस के साथ कैंप में ही रहूंगी। अब रात में क्रिस को होश आ जाता है, जो कि पहले एन का शुक्र अदा करता है, क्योंकि उसी ने उसकी मरहम पट्टी की होती है। फिर वो कहता है कि तुमने तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेटअप किया हुआ है, इसके लिए तो तुम्हारी कोई भी जान ले सकता है। फिर वो अगला सवाल करता है कि इस गाड़ी का टैंक फुल है क्या। जवाब में एन कहती है कि नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ क्रिस की ये सारी बातें सुनकर एन को डर लगता है कि कहीं ये दोनों मुझे मारकर मेरी चीज़ों को हड़पने की कोशिश ना करें। लेकिन क्रिस उससे कहता है कि इस वक्त में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, पर तुमने मेरी हेल्प की, उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूँगा। फिर वो आगे बताता है कि मेरी पत्नी भी इन्फेक्टेड हो गई थी, जिस कारण उसको मुझे बेड से बांधना पड़ा। रात दिन मुझे उसके दर्द भरी चीखें सुनाई पड़ती। उसका दर्द जब मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने ही उसको मार डाला। एन कहती है कि देखो, सभी ने किसी न किसी को खोया है। अगले दिन की बात है। वो देखती है कि क्रिस और ओलिविया आराम से मज़े कर रहे हैं और खुलकर हंस भी रहे होते हैं। ये देखकर पता नहीं क्यों एन को अच्छा नहीं लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्रिस आखिर इतनी जल्दी सब कैसे भूल सकता है। वहीं दोस्तों, एन तो जैसे हंसना ही भूल गई थी। अब शाम को जब फिर वो उन दोनों को हंसता हुआ देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, और इस बार वो क्रिस को ऐसे हंसने के लिए मना कर देती है कि प्लीज़ इस तरह मत हंसो। रात में क्रिस एक सवाल करता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हें हमारे हंसने और बात करने से प्रॉब्लम क्यों है। एन कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम भूल चुके हो कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और तुम अंदर मज़े से हंस रहे हो। फिर क्रिस जवाब देता है कि सुनो, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, बस मुझे ये पता होता है कि कब और क्या याद रखना है। अगले दिन ओलिविया को थोड़ी चोट लग जाती है, जिसको देखकर एन उसका भी ख्याल रखती है। वो ओलिविया को अपनी बेटी की तरह ही मानती है और बीते हुए समय के साथ एन और क्रिस एक दूसरे को पसंद भी करने लग जाते हैं। और ये बात ओलिविया को बिल्कुल रास नहीं आती, क्योंकि वो भी क्रिस के प्रति थोड़ा अट्रैक्टेड थी, पर वो तो उसका स्टेप डैड था। हालांकि इस बात का तो क्रिस को कोई अंदाज़ा भी नहीं था कि ओलिविया उसे पसंद करती है। फिर आखिर में ओलिविया क्रिस से सवाल करती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों रुके हो, हम यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ जाते। क्रिस जवाब देता है कि ऐसे अचानक से चले जाना एन को सही नहीं लगेगा, और उसने हमें खाना और पानी दिया है, तो मैं उससे भी साथ चलने के लिए पूछूंगा। उसे हम ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते। रात में एन देखती है कि क्रिस को वो जो भी कैन फूड खाने के लिए दे रही थी वो उनमें से थोड़ा बचा कर रख रहा था। तो वो कहती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो क्रिस बताता है कि हम जब आगे बढ़ेंगे
तो सुनसान रास्ते में भला हमें कौन खाना देगा, कौन पानी देगा। तो ये सुनकर एन उसे और कैंस ऑफर करती है, लेकिन क्रिस लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि इसकी तुम्हें भी तो ज़रूरत पड़ेगी, अगर तुम हमारे साथ चलती तो मैं इनको भी रख लेता। एन कहती है देखो मैं यहाँ से नहीं जा सकती, यहाँ मेरे परिवार की यादें हैं और जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ ना जाने क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता। धीरे धीरे एन उन दोनों के साथ घुलने मिलने लग जाती है। एन के चेहरे पर भी थोड़ी हंसी आ जाती है। धीरे धीरे वो उनके साथ खुश रहना सीख गई थी। और जब तीनों ही साथ में स्विमिंग कर रहे होते हैं तो क्रिस और एना की नज़दीकियाँ देखकर ओलिविया को बुरा लग जाता है और वो क्रिस से कहती है कि एन बिल्कुल माँ जैसी दिखती है, इसलिए आप उसको साथ में ले जाना चाहते हो। क्रिस कहता है कि देखो एन तुम्हारा ख्याल रखेगी और हम दोनों मिलकर उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। देखो इतने टाइम से वो यहाँ पर अकेले रह रही है, उसको भी तो हेल्प की ज़रूरत है, उसने काफ़ी कुछ झेला है, समझा करो बात को। तो उसके बाद जब ओलिविया और एन साथ में बैठे होते हैं उस दौरान एन को पास्ट की बातें याद आ जाती हैं। और जब एन अपनी बच्ची को कार में छोड़कर खाने का इंतज़ाम करने के लिए गई थी तो उस समय हुआ ये था कि एन का सामना वहाँ पर एक ज़ॉम्बी से होता है जिसे वो गोली मार देती है और उस ज़ॉम्बी के खून के छींटे एन के कपड़ों पर लग जाते हैं। तो एन जैसी इसके बाद जब फूड वगैरह लेकर वापस आती है तो उसकी बच्ची रो रही थी जिसे वो उठाकर चुप कराने लगती है, लेकिन इसी चक्कर में एन के कपड़ों पर लगा खून उसकी बच्ची के मुंह पर लग जाता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। फिलहाल कहानी प्रेजेंट में आती है। क्रिस और एन लकड़ियां लेने के लिए गए होते हैं और उधर कैंप में ओलिविया ने क्रिस को अपने दिल की बात बता देने का सारा इंतज़ाम किया हुआ था, मगर जब क्रिस एन के साथ होता है तो वो पहली बार एन को किस करता है। प्यार तो था ही दोनों के बीच, तो क्रिस इसी बहाने एन को अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। सोचता है कि शायद वो मान भी जाए। तो उस रात दोनों कार में ही बिताते हैं, जो चीज़ ओलिविया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और वो सुबह होते ही गाड़ी के ट्रंक से सारा फूड निकाल कर वहाँ से निकल जाती है। फिर उठने के बाद क्रिस एन से चलने के लिए कहता है। इस पर वो कहती है देखो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, यहाँ पर मेरे परिवार की यादें हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था। क्रिस कहता है कि देखो परिवार की यादें तो हैं लेकिन वो ये प्लेस से नहीं है, तुम आगे चलो मेरे साथ, तुम्हारा परिवार तो यहीं पर मर गया लेकिन वो तुम्हें आगे जीना है, चलो मेरे साथ। लेकिन दोस्तों पता नहीं क्रिस की ये बातें एन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो बाहर चली जाती है गुस्से में। अगर एन नहीं जाना चाह रही तो मुझे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। एन बाहर आकर देखती है कि गाड़ी की ट्रंक खुली हुई है और उसमें फूड कैंस भी गायब हैं और ओलिविया भी कहीं नहीं दिख रही। दोनों जंगल में ओलिविया को ढूंढने निकल जाते हैं। जंगल में ओलिविया ज़ॉम्बी को देखती है, जिसको देखते ही ओलिविया जोरों से चिल्लाती है। ओलिविया की आवाज़ सुनकर तुरंत क्रिस उसके पास जाकर उसको बचाता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ क्रिस पर हमला कर देती है। ये देखकर एन ज़ॉम्बी को शूट करने के लिए जैसे ही गन उठाती है उसे याद आता है कि गोलियां तो वो भूल गई है। तो फिर वो गन से ही ज़ॉम्बी को मारती है और फिर क्रिस गन से ज़ॉम्बी को बुरी तरह मार डालता है। इस दौरान कहानी फिर से पास्ट में जाती है और एन देखती है कि उसकी बेटी के अंदर इन्फेक्शन के लक्षण दिखने लग गए हैं। अपनी बेटी की तकलीफ़ को देखकर एन खुद को ही दोष देती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अपनी बेटी के दर्द को कम करने के लिए एन एस्प्रिन की बोतल में बेबी फार्मूला मिला देती है और उसके साथ अपने खून की कुछ बूंदें मिलाकर अपनी बेटी को पिला देती है, जिससे एन की बेटी सीधे दम तोड़ देती है। और यहाँ एक सरल रास्ता एन को यही लगा उसके दर्द को कम करने का। इसी के साथ सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस ओलिविया के साथ अब यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहता है। वो एन से कहता है कि तुम अब साथ चलो या ना चलो, मैं तो जा रहा हूँ। एन कहती है मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे मेरे परिवार की यादों ने यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है। क्रिस उसे फिर समझाता है कि तुम्हारे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी सज़ा तुम खुद को क्यों दे रही हो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। और दोस्तों फाइनली क्रिस की ये बात एन समझ जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो क्रिस को स्टोर किया हुआ फूड भी दिखाती है, साथ ही क्रिस से कहती है कि हमें रास्ते के लिए और फूड चाहिए होगा, इसलिए वो उसके साथ पास के घरों से सारा फूड सप्लाई लेने का फैसला करती है। ये देखकर ओलिविया भी कहती है कि मैं भी चलूँगी।
उसको साथ ले जाने के लिए भी वो दोनों मान जाते हैं। प्लान ये होता है कि क्रिस ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करेगा और एन और ओलिविया साथ में अंदर खाना लेने जाएंगी। तो जब ओलिविया एन के साथ अंदर जाती है, वो मौके का फ़ायदा उठाकर गन के पिछले हिस्से से मारकर एन को वहीं पर बेहोश कर देती है। साथ ही उसके हाथ को बांधकर वहाँ से ज़ोर से चिल्लाती है ताकि ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ जाएं और उसको खा जाएं। बाहर आकर ओलिविया क्रिस को बताती है कि अंदर एन की मौत हो चुकी है और फिर दोस्तों दोनों जल्दी में फूड लेकर कैंप की ओर भागते हैं और इधर एन को होश आ जाता है और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए कैंप तक पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि ज़ॉम्बीज़ ने ओलिविया और क्रिस पर हमला कर दिया है। असल में जब ओलिविया एन को घर में फंसाकर भागी थी तो वो अपने ऊपर यूरिन डालना भूल गई और ज़ॉम्बीज़ उसकी महक से अट्रैक्ट होकर उनके पीछे आ गए। इसी पॉइंट पर एन जल्दी से अपनी गन में बुलेट डालकर ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देती है और आखिर में एन की गन में सिर्फ एक गोली बचती है, जिससे वो क्रिस और ओलिविया दोनों में से किसी एक को बचा सकती थी। कुछ देर सोचने के बाद वो ओलिविया को बचाने का फैसला करती है और क्रिस फंस जाता है ज़ॉम्बीज़ के बीच। फिर एन जल्दी से ओलिविया को लेकर कार स्टार्ट करके निकल जाती है, जिस दौरान वो क्रिस को बहुत याद करती है और ओलिविया को भी अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद ये देखकर एन बड़ी फ्रस्ट्रेशन में होती है और दुख में काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाती है और सोचती है कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा यही क्यों होता है, जिसे मैं अपना समझती हूँ, प्यार करती हूँ, वही मुझसे दूर हो जाता है। पर अब वो कर भी क्या सकती थी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।